अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इट्सोलॉजी। आज हम पीएमसी का जो टॉपिक 7 है एंजाइम्स, उसको एमसीक्यूज के थ्रू कवर करने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो एंजाइम से रिलेटेड जितना भी कॉन्सेप्ट है वो एमसीक्यूज के थ्रू कवर हो जाए, ताकि अगर किसी किस्म का भी क्वेश्चन एंजाइम से रिलेटेड हो तो वो आपको आता हो। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द जनरल मैकेनिज्म इज दैट एन एंजाइम एक्ट्स बाय। जो जनरल मैकेनिज्म है एंजाइम का कि एंजाइम किस तरीके से काम करता है वो पूछा हुआ है। इसके ऑप्शंस हैं ए रिड्यूसिंग द एक्टिवेशन एनर्जी, बी इंक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, सी डिक्रीजिंग पीएच वैल्यू और डी है इंक्रीजिंग पीएच वैल्यू। इसका राइट आंसर है डिक्रीजिंग एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि एंजाइम का जो मेन काम है वो यही है कि वो एक्टिव किसी भी किसी भी रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है ताकि वो जल्दी से एक्टिवेट हो जाए और रिएक्शन जो है वो फास्ट हो जाए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, द को एंजाइम इज। को एंजाइम जो है वो क्या है? ए ऑफन अ मेटल, बी ऑफन अ विटामिन, सी ऑलवेज अ प्रोटीन, डी ऑलवेज एन इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो इसका राइट आंसर है ऑफन अ विटामिन, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि वो मेटल हो, ये भी ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो प्रोटीन हो या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो, लेकिन ज़्यादातर विटामिन जो हैं ये कोएंजाइम्स होते हैं, इसीलिए इसका राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3, एन एंजाइम दैट जॉइन द एंड्स ऑफ टू स्ट्रैंड्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड। वो एंजाइम जो न्यूक्लिक एसिड को दोनों स्ट्रैंड्स के एंड से ज्वाइन करता है वो कौन सा एंजाइम है? ए पोलीमरेज, बी लाइगेज, सी सिंथेटेज या डी हेलिकेज। तो इसका राइट आंसर है लाइगेज। लाइगेज का आपको पता है कि वो ऐसा एंजाइम होता है जो कि ज्वाइनिंग का काम करता है और यहाँ पे भी लाइगेज ही वो ऑप्शन है जो कि न्यूक्लिक एसिड के दोनों स्ट्रैंड्स को के एंड्स को ज्वाइन करता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोड्यूस विद द कॉम्बिनेशन ऑफ एपोएंजाइम एंड कोएंजाइम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एपोएंजाइम और कोएंजाइम के कॉम्बिनेशन से बनता है? ए होलो एंजाइम, बी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, सी एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, डी प्रोस्थेटिक ग्रुप। तो इसका राइट आंसर है होलो एंजाइम। ये बुक के अंदर भी लिखा हुआ है एज इट इज कि एपोएंजाइम और कोएंजाइम मिलकर होलो एंजाइम बनाते हैं। बाकी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स तो वो तब बनता है जब एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाता है या प्रोडक्ट और एंजाइम मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो इसका जो राइट आंसर है वो है होलो एंजाइम। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ब्लॉकिंग एन एंजाइम एक्शन बाय ब्लॉकिंग इट एक्टिव साइट। किसी एंजाइम एक्शन को ब्लॉक कर देना, जब हम उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ए एलोस्टेरिक इनहिबिशन, बी फीडबैक इनहिबिशन, सी कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन या डी नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। इसका राइट आंसर है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, क्योंकि जब भी एंजाइम के एक्शन को उसकी एक्टिव साइट को ब्लॉक करके ब्लॉक कर दिया जाए तो ये एक कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है, इसीलिए इसे कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन कहते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ। एंजाइम किस चीज के बने होते हैं? ए प्रोटीन्स, बी न्यूक्लिक एसिड, सी फैट या डी विटामिन। तो इसका राइट आंसर है प्रोटीन्स। एंजाइम जो होते हैं वो प्रोटीन के नेचर होते हैं और प्रोटीन से ही मिलकर बनते हैं। अमाइनो एसिड्स मिलकर बनाते हैं और कुछ खास अमाइनो एसिड्स मिलते हैं जो कि एंजाइम्स बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कोचलैंड प्रपोज विच मॉडल। कोचलैंड ने कौन सा मॉडल दिया था? ए फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, बी इंड्यूस्ड फिट मॉडल, सी लॉक एंड की मॉडल, डी रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मॉडल। इसका राइट आंसर है इंड्यूस्ड फिट मॉडल। कोचलैंड ने इंड्यूस्ड फिट मॉडल दिया था। ये वो मॉडल होता है जिसमें जब दो चीजें मिलती हैं, कंबाइन होती हैं, तो वो एक आइडियल जो है वो स्ट्रक्चर बन जाता है, इसीलिए इसे इंड्यूस्ड फिट मॉडल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है इन द ह्यूमन बॉडी ऑप्टिमम टेम्परेचर फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटीज इज। जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें ऑप्टिमम टेम्परेचर क्या होता है एंजाइमेटिक एक्टिविटीज के लिए? ए 37 डिग्री सेल्सियस, बी 25 डिग्री सेल्सियस, सी 15 डिग्री सेल्सियस या डी 20 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर है 37 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि हमारा ऑप्टिमम जो बॉडी का टेम्परेचर होता है वो भी 37 ही होता है और उसी टेम्परेचर के ऊपर एंजाइम्स अपनी एक्टिविटीज को अच्छे तरीके से परफॉर्म करते हैं। उससे ज्यादा या उससे कम दोनों ही डेंजरस होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, द एंजाइम माइनस इट्स कोएंजाइम। जब एंजाइम में से कोएंजाइम निकाल दिया जाए तो क्या कहलाता है? ए मेटालो एंजाइम, बी आइसो एंजाइम, सी एपो एंजाइम, डी ऑल ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर है एपो एंजाइम। जब एंजाइम में से कोएंजाइम निकाल देंगे तो ये एपो एंजाइम है और ये भी बुक के अंदर एज इट इज लिखा हुआ है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन प्रोटीन कंपोनेंट ऑफ एंजाइम। एंजाइम के ऊपर एक ऐसा कंपोनेंट होता है जो कि प्रोटीनिक नहीं होता
नॉन प्रोटीन होता है वो कौन सा है? ए कोफैक्टर, बी एक्टिवेटर, सी कोएंजाइम या डी ऑल ऑफ दीज? तो ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है, क्योंकि कोफैक्टर, एक्टिवेटर और कोएंजाइम जो भी जितने भी हैं ये सारे नॉन प्रोटीनी के नेचर होते हैं, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, एन अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन इन्वॉल्व। एक अनकैटेलाइज्ड रिएक्शन किस चीज में इन्वॉल्व होता है? ए हाई एक्टिवेशन एनर्जी, बी लो एक्टिवेशन एनर्जी, सी बैलेंस्ड एक्टिवेशन एनर्जी, डी ऑल ऑफ दीज? इसका राइट आंसर है हाई एक्टिवेशन एनर्जी। वो रिएक्शन जो कि कैटेलाइज नहीं होता, इसका मतलब है कि एंजाइम और सबस्ट्रेट मिलकर कॉम्प्लेक्स नहीं बना रहे, रिएक्शन नहीं हो रहा, तो उसमें एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी, क्योंकि बेसिकली जो एंजाइम्स होते हैं ये एक्टिवेशन एनर्जी को कम करते हैं, और अगर इनमें रिएक्शन नहीं हो रहा तो एक्टिवेशन एनर्जी हाई होगी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, विच अमंग देम इज नॉट एट्रीब्यूट ऑफ एंजाइम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि एंजाइम का एट्रीब्यूट नहीं है या एंजाइम से रिलेटेड नहीं है? ए स्पेसिफिक इन नेचर, बी प्रोटीन इन नेचर, सी कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, डी इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन? इसका राइट आंसर है कंज्यूम्ड इन रिएक्शन, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो स्पेसिफिक भी होते हैं अपनी नेचर में, प्रोटीनिक भी होते हैं और इंक्रीज भी करते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को, लेकिन रिएक्शन के अंदर इटसेल्फ खुद कंज्यूम नहीं होते, इसलिए इसका राइट आंसर है सी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, विच अमंग देम इज अ कोफैक्टर। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि कोफैक्टर कहलाता है? ए इनऑर्गेनिक आयन, बी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, सी नन ऑफ दीज या डी बोथ ए एंड बी? इसका राइट आंसर है बोथ ए एंड बी, क्योंकि इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों मॉलिक्यूल जो होते हैं, आयंस, इनऑर्गेनिक आयंस और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल दोनों ही कोफैक्टर कहलाते हैं, एज अ कोफैक्टर यूज होते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, विच वन फॉर्म द रॉ मटेरियल फॉर कोएंजाइम। इनमें से कौन सा ऐसा है जो कि रॉ मटेरियल बनाता है कोएंजाइम्स के लिए? ए कार्बोहाइड्रेट, बी प्रोटीन, सी विटामिन, डी मेटल्स? इसका राइट आंसर है विटामिन, क्योंकि विटामिन ही हैं जो कि रॉ मटेरियल होते हैं कोएंजाइम के लिए, खास जो है वो कोएंजाइम के रॉ मटेरियल के लिए जो है वो मशहूर है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, अ कोफैक्टर मेड ऑफ इनऑर्गेनिक आयन विच इज डिटैचेबल। एक कोफैक्टर जो कि इनऑर्गेनिक आयन से बना होता है और जो कि डिटैचेबल होता है, यानी कि उसको रिमूव किया जा सकता है, वो डिटैचेबल होता है, फिक्स नहीं होता, उसे क्या कहते हैं? ए प्रोस्थेटिक ग्रुप, बी कोएंजाइम, सी एक्टिवेटर या डी कोफैक्टर? इसका राइट आंसर है एक्टिवेटर। एक्टिवेटर वो कोफैक्टर है जो कि इनऑर्गेनिक आयन से बना होता है और वो डिटैचेबल होता है, उसे एक्टिवेटर कहते हैं। वो एक रिएक्शन को एक्टिवेट करता है और डिटैच भी हो सकता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, द थ्री डायमेंशनल कैविटी बियरिंग अ स्पेसिफिक चार्ज बाय विच एंजाइम रिएक्ट विद इट्स सबस्ट्रेट। थ्री डायमेंशनल कैविटी जिसके ऊपर एक स्पेसिफिक चार्ज होता है, जिसके थ्रू एंजाइम अपने सबस्ट्रेट के साथ रिएक्ट करता है, उसे क्या कहते हैं? ए एक्टिव साइट, बी बाइंडिंग साइट, सी कैटालिटिक साइट या डी एलोस्टेरिक साइट? तो इसका राइट आंसर है एक्टिव साइट। एक्टिव साइट वो स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पे एंजाइम रिएक्ट करता है अपने सबस्ट्रेट के साथ और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, विच स्टेप कॉजेज एक्टिवेशन ऑफ कैटालिटिक साइट ऑफ एंजाइम। कौन सा ऐसा स्टेप है जो कि एक्टिवेट करता है कैटालिटिक साइट को एंजाइम की? ए चेंज इन द पीएच ऑफ द सराउंडिंग, बी चेंज इन द चार्ज ऑफ द एक्टिव साइट, सी चेंज इन टेम्परेचर या डी फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स? तो इसका राइट आंसर है फॉर्मेशन ऑफ एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, क्योंकि पीएच के चेंज करने से, टेम्परेचर के चेंज करने से या चार्ज के चेंज करने से रिएक्शन जो है वो चेंज नहीं होता, या वो तब तक नहीं होगा जब तक फॉर्मेशन ना हो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की। तो ये जो सबसे मेन स्टेप है जो कि एक्टिवेट करता है वो कॉम्प्लेक्स का बनना है, लेकिन बाकी चीज़ों का इफेक्ट उसके ऊपर ज़रूर होता है कि वो उससे उससे उसका जो रिएक्शन है वो फास्ट हो जाए या स्लो हो जाए, लेकिन रिएक्शन होने के लिए एंजाइम का सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाना ज़रूरी है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, लॉक एंड की मॉडल वाज प्रपोज बाय। लॉक एंड की मॉडल किसने प्रपोज किया था? ए कोशलैंड, बी एमएल फिशर, सी रॉबिन विलियम्स, डी रोडर्क फिचू? इसका राइट आंसर है एमएल फिशर। एमएल फिशर ने लॉक एंड की मॉडल प्रपोज किया था, जिसमें उसने कहा था कि एक स्पेसिफिक लॉक होता है और उसके लिए एक स्पेसिफिक की होती है जो उसको ओपन करती है।
Next है question number 19. If more substrate to already occurring enzymatic reaction is added, then there is no effect on the rate of reaction. What is the form given to this situation? कि अगर ज़्यादा substrate डाला जाए already occurring enzymatic reaction जो है हो रहा है उसमें और ज़्यादा substrate हम डालें और इतना substrate भी डालें कि जिससे कोई effect ना हो rate of reaction पे, तो इस situation को क्या कहेंगे? A denaturation, B saturation, C composition या D inhibition? इसका राइट आंसर है सैचुरेशन, क्योंकि सैचुरेशन वो लेवल होता है जिसमें मजीद जितना भी डाला जाएगा उससे कोई असर नहीं होगा, कोई इफेक्ट नहीं होगा, वो सैचुरेटेड कहलाएगा, इसीलिए इसका राइट आंसर है सैचुरेशन। लास्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 20. एक्सेसिव इंक्रीज इन टेम्परेचर ऑफ मीडियम कॉजेज द एंजाइम मॉलिक्यूल टू. अगर हम टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ा दें किसी मीडियम का तो एंजाइम मॉलिक्यूल पे क्या असर पड़ेगा? ए डीनेचर्ड, बी एक्टिवेट, सी अनइफेक्टेड या डी नन ऑफ दिस? तो इसका राइट आंसर है डीनेचर, क्योंकि टेम्परेचर के बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, फर्दर अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते। दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। अगर आपको इस टॉपिक के एंजाइम से रिलेटेड टॉपिक के से कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करें, और अगर आपको चैनल पसंद आया तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।